अमन का पैगाम लेकर आई ईद। नगर में ईद का त्योहार बेहद सादगी और शांतिपूर्ण अंदाज में मनाया गया। बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने ईदगाह जाकर सभी मुस्लिम जमात के लोगों से मिलकर दी ईद की मुबारकबाद। बड़वानी मुस्लिम समाज जन ने जहां पार्टी रोड स्थित ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे नमाज अदा की, तो वहीं जामा मस्जिद में 9 बजे ईद की विशेष नमाज पढ़ाई गई। सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल क़ज़ात के सदर अब्दुल कदीर पटेल, नायब सदर साजिद खान, सेक्रेटरी जावेद खान, एडवोकेट जुल्फिकार कुरैशी के साथ कमेटी के मीडिया प्रभारी सादिक चंदेरी, आरिफ शेख इकरा ने बताया कि रमजान के चांद को लेकर नगर में कौतूहल रहा, जिसे अलीराजपुर और इंदौर में चांद दिखने की शहादत लेकर हल कर लिया गया। ईदगाह पर जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन ने ईद की नमाज पढ़ी, तो वहीं उनके साथ आए छोटे और मासूम बच्चियों में खासा उत्साह देखने को मिला। ईद की नमाज मौलाना जब्बार नूरी साहब ने पढ़ाई, साथ ही खुतबा हाफिज इमरान साहब ने पढ़ा और अंत में बड़वानी और पूरे देश में अमन चैन की दुआएं पानवाड़ी मस्जिद के इमाम मसूद आलम साहब ने की। नमाज के बाद समाज जन ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुन्नत मुस्लिम जमात व दारुल क़ज़ात बड़वानी में जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल जब्बार नूरी साहब ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने इजहार ख्याल से नवाजेंगे। आलम इस्लाम को सबसे पहले दिल की गहराइयों के साथ सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी ही खुशी और मुसरत के साथ ईदगाह बड़वानी में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हाजिर हैं। आज आलम इस्लाम में ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की गई और आलम के लिए दुआ की गई। मुल्क हिंदुस्तान के लिए बिलखुसूस शहर बड़वानी के ईदगाह में दुआ की गई, जिसमें मैं ख़ुद अपने दिल की गहराइयों के साथ और सदर मोहतरम जनाब अब्दुल कदीर पटेल साहब और तमाम मेम्बरान अहले सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल क़ज़ात बड़वानी, हाजी अब्दुल रहीम साहब, जनाब सादिक भाई चंदेरी साहब, जनाब आरिफ भाई इकरा वाले, जनाब राजन मंडलोई साहब और तमाम मुहिब्बीन के साथ तमाम आलम इस्लाम को हम ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। आप तमाम हज़रात को दिल की गहराइयों से खूब मुबारक हो। इस पैगाम के साथ कि अल्लाह ताला सबको अमन और सुकून में रखे, इत्तिहाद कायम रखे। इस्लाम मोहब्बत की दावत देती है, हम इत्तिहाद में कायम रहे और मोहब्बतों से एक दूसरे से मिलते रहे। आज मोहब्बत का पैगाम इस जगह हम दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद के मौके पर सभी बड़वानी के निवासियों को और पूरे हमारे क्षेत्र के पूरे देश के सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक। और इबादत के बाद कल चांद दिखा और आज ईद मनाई और हर्षोल्लास से यहाँ बड़वानी में हर बार कौमी भाईचारा की एकता की मिसाल यहाँ है। सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दिए और मैं इस अवसर पर सबको बहुत बहुत मुबारक। वो तो क्लास में आएगी तो आवाज़। और अब अगली खबर महेश्वर से आ रही है। विश्व मांगल सामाजिक एवं नाट्य संस्था के तत्वाधान में सोमवार को नगर की बूढ़ी जन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले के साथ संघ के अन्य पदाधिकारी, क्षेत्र के विधायक राजकुमार बड़वाह, खरगोन कसरावत विधायक के पूर्व विधायक के साथ अन्य के पदाधिकारी गण उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि माता श्री अहिल्याबाई का जीवन भारत के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। माता श्री ने विषम परिस्थितियों और विपरीत दौर में भी सनातन धर्म की रक्षा करते हुए कई मंदिर बनवाए, वहीं आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों का निर्माण भी करवाया। यादव ने कहा कि मां साहिब ने अपना सर्व प्रजा की सेवा में त्यागते हुए बाबा महाकाल को अपना आदर्श मानने के बाद ही राज्यसभा के काम करती थी और वहीं से अपना हर आदेश भगवान शिव को समर्पित करते हुए आदेश करती थी। इस अवसर पर संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है वह देश की आक्रांताओं का है। शिक्षा नीति में देश के महापुरुषों, महात्मा और सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संतों पर आधारित होना चाहिए, ताकि देश का भविष्य उनसे प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रीय हित में कार्य कर सके। मैं माँ अहिल्या की नगरी में आया हूँ। मुझे इस बात का मन में बड़ा गर्व है कि अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तो हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर
जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि कल के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की है। कुल मिलाकर के शराबबंदी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी भूमिका परिसीमा स्पष्ट नहीं थी। हमने परिसीमा स्पष्ट की। मैं मान के चलता हूँ कि अहिल्या माता की कई सारी प्रेरणाएं हमारे लिए काम करती हैं। उन प्रेरणाओं के आधार पर हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, मुझे निर्देशी काम की प्रेरणा अगर कोई है तो अहिल्या माता है। मेरी अपनी ओर से अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम। आज मैं अहिल्या पे एक नाटिका बनी थी, उसका शुभारम्भ करने भी आया था। और इस अवसर पर एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति लागू की थी, जब मैं शिक्षा मंत्री था। तो आज एक लेख लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और उनने उस शिक्षा नीति को लेकर के जो बात कही है उसमें कटु शब्दों में उसकी निंदा की जी। सोनिया गांधी ने इस बात का ऐसा लगता है कि उनने वो नई शिक्षा नीति देखी नहीं है। हम अपने अतीत के ऊपर गर्व करना चाहिए। उसको अगर कोई अतिरंजित का बात कहता है या वो कम्युनल बात कहता है तो कम्युनल तो वो थे। अगर हम महाराज शिवाजी अकबर में तुलना करेंगे, महाराज शिवाजी और औरंगजेब में तुलना करेंगे, तो हमारी जड़ें तो शिवाजी तरफ जुड़ना चाहिए। हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके प्रति भाव होना चाहिए। ये रहीम रस खान का भी सम्मान करता है, अच्छी बात है, लेकिन रहीम रस खान ने यहाँ के भगवान कृष्ण की भक्ति गाई है, जड़ों से जुड़ने का प्रयास है। लेकिन वो शासक जिन शासकों की भारत के प्रति कोई लगाव नहीं है, ये उसी प्रकार से जैसे अंग्रेजों का है। अंग्रेजों से क्यों बाकी लोगों ने स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा है, देश को आज़ाद क्यों कराया है? तो मूल बात ये कि हमारे द्वारा वर्तमान की शिक्षा नीति से स्वावलंबन भी होना चाहिए, शिक्षा से संस्कार भी आना चाहिए, शिक्षा से संस्कृति का भी गर्व होना चाहिए, शिक्षा से जुड़ करके भविष्य की लंबी छलांग भी लगाना चाहिए। और अतीत की गलतियों के आधार पर जो देश गुलाम हुआ था, उन सारी बातों से हटकर के बात करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का संतोष है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो 2020 में लागू हुई वो सारी बातें जोड़ करके करने का प्रयास किया। सोनिया गांधी का ये कहना है कि राज्यों से शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ अयोध्या दल बहादुर पांडे के साथ साक्षात्कार वार्ता करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख देवी ने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भेंट मुलाकात की। उस दौरान क्षेत्र की समस्या के बारे में बताया और मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। धर्मार्थ मार्ग को ब्यूरो चीफ अयोध्या दल बहादुर वार्ता में बताया। ये सारी बातें जो इतनी बड़ी सड़क की सौगात मिली है मुख्यमंत्री के द्वारा, और पूज्य माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को सर्वप्रथम दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं, और जो हमारे ब्लॉक को इतनी बड़ी सौगात दी है। साधारण कार्यकर्ता प्रमुख प्रतिनिधि को चुनाव के बाद और पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक चंद्रभान पासवान और पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और बताया कि 48 करोड़ 64,60,000 रुपए मात्र की धनराशि आवंटित की गई है और 17 करोड़ धन आवंटित हो चुका है और मई में काम शुरू हो जाएगा। ये जनपद की सबसे बड़ी सड़क है, 28 किलोमीटर की है और 84 कोस परिक्रमा मार्ग को छोड़कर जनपद का सबसे पिछड़ा ब्लॉक अमानीगंज है और इस सड़क बनने से क्षेत्र का विकास होगा और उसराहन भवानी बामदेव ऋषि आश्रम और रायपुर रोतावा संत बाबा भीखादास तपेस्थली भूमि का दर्शन करेंगे। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भक्तगण और ग्राम पंचायत बगचूना से होकर जाने वाला संपर्क मार्ग मां कामाख्या देवी का और मेघा ऋषि आश्रम का दर्शन भी करेंगे और यह सड़क 2 विधानसभा को जोड़ती है, मिल्कीपुर विधानसभा व रुदौली विधानसभा को, और जाने वाले लोगों को लखनऊ, बनारस, सुल्तानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद उसी रास्ते से आ जा सकते हैं। आने जाने की सुविधा मुहैया हो जाएगी। अयोध्या के दल बहादुर पांडे साहब हमारे चैनल में प्रमुख जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रमुख जी ये बताएं जो सड़क की योजना है ये कहां से कहां तक इसका अंतिम है, कितनी करोड़ की योजना है?
प्रथम आगमन पर पूज्य योगी महाराज जी के प्रथम आगमन पर हमने महाराज जी को 9/12/2024 को श्री ब्लॉक प्रमुख श्री देवी द्वारा पत्र लिखवा कर दिया था, जिसमें पूज्य महाराज कराई। जांच कराने को उपरांत उत्तरायण भवानी है, उत्तरायण भवानी से बाबा वामदेव हैं, वामदेव से भीखादास बाबा हैं, भीखादास बाबा से कामाख्या धाम है, कामाख्या धाम से मेघालय आश्रम है। 29.600 मीटर की सड़क है। महाराज जी ने अति पिछड़े ब्लॉक अमानीगंज में 29 तारीख को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत मैं क्षेत्र की तरफ से, अपने ब्लॉक की तरफ से, अपने जिले की तरफ से मैं महाराज जी का, विधायकगण का, निवर्तमान सांसद जी का, मैं सबका अपने तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र में इतनी बड़ी परियोजना, इतनी बड़ी सड़क का योगदान दिया है। कितनी लागत से बन रही है? 49 करोड़ 68 लाख से सड़क की स्वीकृति है। 17 करोड़ अवमुक्त हो चुका है। अप्रैल में टेंडर हो जाएगा। अप्रैल में नहीं तो मई में काम इसका प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, इस सड़क से बनने से क्षेत्र का विकास तो जरूर होगा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इस सड़क से बनने से कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई अगर बनारस से आ रहा है तो वो आएगा, पहले हमारे उत्तरायण भवानी, पूज्य उत्तरायण भवानी जी उनका दर्शन करेगा। उसके बाद सिद्ध स्थान बाबा वामदेव हैं, उसका दर्शन करेगा। उसके बाद फिर भीखादास बाबा का दर्शन करते हुए, कामाख्या धाम का दर्शन करते हुए वो सीधे लखनऊ, इनौना होके, हैदरगढ़ होके सीधे लखनऊ जा सकते हैं। शुभ नाम प्रमुख जी? पवन कुमार सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि अमानीगंज। जिस नेहरू पार्क को 3 साल पहले 9 करोड़ लगाकर संवारा था, उसकी पहचान अब कुछ और ही बन गई है। जब हमारे शहर क्राइम पत्रकार ने पार्क का जायजा लिया तो बच्चों के लिए पिकनिक का पसंदीदा स्थल पार्क बदहाली का शिकार है। स्मार्ट सिटी कंपनी ने इसका जीर्णोद्धार किया था। छोटी छोटी हट एंट्री के लिए सीमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था। ओपन थिएटर बनाया, लेकिन उसका आज तक कोई उपयोग नहीं हुआ। बच्चों के ट्रेन के रास्ते वाले बैरिकेड्स भी टूट चुके हैं। वहीं ग्राउंड को मलबे और कबाड़ से ढक दिया गया है। हरियाली गायब हो चुकी है। इसकी जगह कंक्रीट का जंगल नजर आता है। सनावद मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सनावद तहसील के ग्राम भानबरड़ में गणगौर पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर में गणगौर पर्व की धूम है। कई लोग इसे नवरात्रों के रूप में भी मनाते हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गणगौर उत्सव की धूम मची हुई है और घर घर में माताजी विराजमान होती हैं और पूरे निमाड़ में ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
गांव की बाड़ी में माताजी के जवारे बोए जाते हैं। उस दिन से ग्राम के पंडित जी द्वारा सेवा की जाती है एवं समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहता है। महिलाएं शाम के समय बड़ी संख्या में गांव की बाड़ी में झालरियां, गणगौर माता के निमाड़ी गीत गाए जाते हैं। वहीं ग्राम के मोहन मलगाया ने बताया कि जिसकी मन्नत रहती है वह व्यक्ति माताजी के रथ बोढ़ाकर अपने घर एक दिन के लिए रथ बोढ़ाकर लेकर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गणगौर पर्व और माताजी की सेवा करने से हर मन्नत पूरी होती है। फिर ग्राम में भंडारे का आयोजन होता है और समस्त ग्रामवासी मिलकर साथ में बैठकर भंडारे की प्रसादीय ग्रहण करते हैं और उसके एक दिन बाद माताजी के द्वारों का विसर्जन कर दिया जाता है। ग्राम भनबरड़ से विशाल पटेल की खास रिपोर्ट। बोल गणगौर माता की जय। निमाड़ के महापर्व गणगौर उत्सव की सभी निमाड़ वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हमारे निमाड़ में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा त्यौहार ये गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। इसमें पूरे क्षेत्र में वो पूरे गांव के लोग, युवा हो, बुजुर्ग हो, जो भी बाहर जाते हैं वो भी 3 दिन के लिए हमारे गांव में आते हैं और गणगौर माता का पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों के लिए रहता है। एक दिन घरों घर माता जी आती है, जोड़े जिमाते हैं। दूसरे दिन माता जी को फिर सामूहिक रूप से गांव वाले लाते हैं, कोई विशेष व्यक्ति भी ले आता है और पूरे गांव का भंडारा करता है। यह पर्व बड़ा हर्ष उल्लास और खुशी का है। वो सबका माँ हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे और आप सबको पुनः मेरी ओर से गणगौर महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नर्मदे हाथ। आपका परिचय दीजिए। आपका परिचय दीजिए। मैं मोहन मलगाया ग्राम भानबड़ का निवासी हूँ और गुर्जर महासभा का उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। मैं पंडित चंद्रशेखर कानून भानबड़ से। हमारे ग्राम भानबड़ में माँ गणगौर की बाड़ी बोई गई सोमवार को, जो आज सोमवार के दिन माता जी को पार पिटा गया। निमाड़ का महापर्व है गणगौर पर्व। सभी पर्व में से श्रेष्ठ पर्व गणगौर पर्व है, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तों ने तन मन धन से सहयोग दिया और माता जी को सब अपने अपने घर पर आमंत्रित करके आज ले गए हैं। और सभी भक्त माँ गणगौर का उत्सव हमारे यहाँ चल रहा है और चलेगा भी। अब यहाँ पर आज माँ अपने अपने भक्तों के घर पर पहुँची है। कल माँ अपने भक्तों के घर पर निवास करेगी और कल शाम को ही जिन्होंने माँ की मनौती ली थी उनके द्वारा माँ को अपने घर पर कन्या रूप में लाया जाएगा और उनका उत्सव करके भंडारा किया जाएगा। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और ये पर्व कितने दिन चलेगा? ये पर्व वैसे तो 8 दिन का पर्व बाड़ी में रहता है। उसके बाद एक दिन माँ अपने भक्तों के घर पर पहुँचती है। माँ अपने भक्त माँ की सेवा करते हैं और जब विदाई के लिए जाती है तो माँ को अपने घर मेहमान बना कर लाया जाता है। अब जो भी अतिथि रूप में लाते हैं, आजकल पहले तो एक ही दिन लाया जाता है लेकिन अब 2 दिन लाया जाता है। तो यह पर्व इसी प्रकार से जैसे तीज का उत्सव मनाया जाता है, चतुर्थी को अपने अपने घर पर रहती है, पंचमी को फिर माँ को लाया जाता है, फिर अगले दिन जैसे कुल मिला के षष्ठमी तक ये त्यौहार हमारा चलेगा। जय गणगौर। आपका परिचय दीजिए। मैं पंडित चंद्रशेखर कानून भानबड़ से। निमाड़ मालवा का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा त्योहार गणगौर पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंगलवार को नवरात्रि की तृतीय तिथि के अवसर पर जूनी मनावर में गणगौर माताजी की बाड़ी पूजन के लिए आज सुबह से ही भीड़ जुटना शुरू हो गई। श्रद्धालु विशेषकर महिलाएं सज धज कर आरती की थाल सजाकर माताजी के पूजन के लिए प्रातः 3 बजे से ही घरों से निकल पड़ी। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा सपत्नी जागृति अलावा ने बाड़ी में गेहूं के जवारे पूजन किया और माताजी के स्वरूप में झाड़ घूमते उनका फूलों से स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक अलावा ने माताजी से क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति की कामना भी की। 300 के करीब शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ढोल बैंड बाजा सहित रथों का भव्य चल समारोह निकाला गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार परिवार सहित माताजी के पूजन के लिए बाड़ी पूजन क्षेत्र में पहुंचे। नपाध्यक्ष के परिवार ने एक जैसी पीले रंग की ड्रेस कोड में बाड़ी पूजन किया और गणगौर के रथों का स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार ने बताया कि गणगौर राजस्थान और मालवा निवाड़ का खास उत्सव है
जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से प्रारंभ होकर चतुर्थी तक मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के स्वरूप गणगौर माता और शिव की पूजा अर्चना की जाती है। विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामनाओं के लिए इस व्रत को रखती है। वहीं कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस पर्व में शामिल होती है। त्योहार को लेकर नगर पालिका द्वारा सड़क पर पानी के छिड़काव सहित समुचित व्यवस्थाएं की गई। वहीं कहार समाज, प्रजापत समाज एवं अन्य समाज द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फल, शरबत, पेयजल आदि की व्यवस्था की गई। गणगौर पर्व पर जूनी मनावर में सुबह से ही बाड़ी पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहती हैं। आसपास क्षेत्र से गणगौर माता के रथ को भक्तगण माथे पर रखकर नृत्य करते हैं। रथों के आगे माता जी के स्वरूप में झाड़ घूमते, नाचते, खेलते हुए बड़ी संख्या में चलते हैं। लोग उनका पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं। मैं अजय पाटीदार, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मनावर। आज गंगौर पर्व किस पे मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि की तृतीया को मनाया जाने वाला निमाड़ का प्रसिद्ध त्योहार गणगौर आज माता की बाड़ी पूजने के लिए महिलाएं सुबह से ही सज धज कर आती है और माता की बाड़ी का पूजन करती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। साथ ही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए भी माता की बाड़ी पूजने आती है। उसके बाद भगवान शिव एवं माता पार्वती के प्रति धनेर राजा और रणुमई के गणगौर सजा कर लाते हैं और उसमें लोग ज्वारे रख कर ले जाते हैं। बड़ी धूमधाम से ये गणगौर का पर्व निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। मेरी ओर से चैत्र नवरात्रि और गणगौर पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। अयोध्या में रामनवमी मेले के श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम की ओर से 120 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के मद्देनजर रोडवेज के अफसरों ने बसों के संचालन को अंतिम रूप दे दिया है। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो को बसों के संचालन के लिए पॉइंट निर्धारित कर दिए गए हैं। रोडवेज की स्पेशल बसें 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलाई जाएंगी। इस दौरान अयोध्या में रामनवमी मेले का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज द्वारा अयोध्या में स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। अयोध्या के प्रसिद्ध रामनवमी मेले के मद्देनजर श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के लिए बसों का संचालन अयोध्या 4 लेन पुल के पास बालूघाट पर अस्थायी बस स्टेशन स्थापित होगा। अस्थायी बस स्टेशन से श्रद्धालुओं को रात दिन सेवा की बसें उपलब्ध रहेंगी। मालूम हो कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या का क्रेज बढ़ गया है, इसलिए रामनवमी मेले पर अयोध्या में भारी भीड़ होने की उम्मीद है। इसलिए रोडवेज के अफसरों ने खाका तैयार कर लिया है। गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, सुल्तानपुर और पिटरिया के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। निगम अफसरों की माने तो अप्रैल से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। मेले के लिए अयोध्या डिपो के ARM आदित्य प्रकाश को मेलाधिकारी नियुक्त किया गया। रोडवेज की स्पेशल बसें गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, गौरबाजार, बस्ती, भमनान, घनघटा, अकबरपुर, आजमगढ़, जहांगीरगंज, राजे, सुल्तानपुर, भिटरिया और लखनऊ को जोड़ने वाले मार्गों पर संचालित होगी। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजा ने बताया कि बसों का निर्बाध संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को शिफ्टवार ड्यूटी सौंपी गई है। रामनवमी को लेते हुए रामनवमी को देखते हुए हम लोगों ने जो है 120 बसों की प्लानिंग की है और सभी चालक परिचालकों को भी इसके लिए जो है पूरी तरीके से बता दिया गया है कि किस तरह से हम जो है इन रामनवमी के समय में संचालन करेंगे। किसी को कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा और यहाँ से जो भी संबद्ध मार्ग हैं, हमने पिछला भी यहाँ का जो एक ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर गोंडा और बस्ती से अधिकतर श्रद्धालु आते हैं, तो हमने उसी को देखते हुए ज़्यादा बसें गोंडा और बस्ती मार्ग पर ही प्लान किया है और हम लोग जो है उस पर पूरा संचालन करेंगे। एक हम लोग अस्थायी बस स्टेशन भी बनाते हैं जो हमारा साकेत पुल के नीचे बनता है, जहाँ से हम लोग विभिन्न मार्गों पर बस संचालन करते हैं यात्री उपलब्धता को देखते हुए। तो वहाँ पर हमारा जो है पूछताछ केंद्र भी रहेगा, वहाँ पर हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी रहेगा। तो वहाँ से जो भी हमारा संचालन है हम लोग पूरा वहाँ से व्यवस्था करेंगे। हमने एक जो है कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, उस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन नंबर भी जारी किया है 8726005115, जो इस पूरी अवधि में एक्टिव रहेगा और जिस पर यात्री फ़ोन करके अपनी समस्या के बारे में या कोई भी सूचना ले सकते हैं। यदि उन्हें बस नहीं मिल रही है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि हम लोग तत्काल बस उपलब्ध करा सकें।
हर साल की तरह इस साल भी खाचरोद ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ त्योहार को मनाया गया। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। एसडीओपी पुष्पा प्रजापति, तहसीलदार थाना टीआई धन सिंह नलवाया व पूर्ण पुलिस बल मौजूद रहा। खाचरोद में मुस्लिम कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद सादिक शाह एडवोकेट ने बताया कि पवित्र माह रमजान के पूरे एक महीने के रोजे रखने के बाद मुस्लिम समाज ने ईद का चांद नजर आने पर ईद उल फित्र 31 मार्च 2025 बरोज सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया। ईद की नमाज के लिए दोनों काजी साहिबान, शहर काजी डॉक्टर सैयद उरज अहमद एवं काजी गुलजार मोइनुद्दीन साहब पूरा मुस्लिम समाज जामा मस्जिद खाचरोद से सुबह 7:30 बजे जुलूस की शक्ल में रवाना होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ईदगाह में पहुंचा। उसके बाद सुबह 8:30 बजे सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई व देश में अमन एवं शांति के लिए दुआ की गई। ग्वालियर में आज प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट के द्वारा मध्य प्रदेश में एक बार फिर एमपीएसआरटीसी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की मंजूरी दी गई है, जिससे अब प्रदेशवासियों को फिर से एक बार एमपीएसआरटीसी की बसेस रोड पर दौड़ती हुई दिखेंगी। आपको बता दें कि आम जनता को सस्ती और सुलभ यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 2005 में बंद कर दिया गया था। 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के मुख्य मंत्रित्व वाली तत्कालीन राज्य सरकार ने घाटे के चलते मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया था। इसके बाद से ही प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक परिवहन सेवा से लेकर गांव तक लोक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं थी और परेशान हो रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। एमपीएसआरटीसी मध्य प्रदेश राज्य के लिए सरकारी बस सेवा प्रदाता है। एमपीएसआरटीसी की बसें राज्य के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों तथा मध्य प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों को जोड़ती है, लेकिन लंबे समय से ये सुविधा बंद होने से लोग परेशान थे। आज कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद हमारे संवाददाता मनोज चौबे ने परिवहन सेवा की स्वीकृति होने एवं जल्द लोगों को सुविधा मिलने को लेकर लोगों से उनका हालचाल जाना, जहाँ लोगों का कहना था कि अभी प्राइवेट बस संचालकों के द्वारा अपनी मनमानी की जाती है और मनमाना किराया वसूला जाता है। ऐसे में प्रदेश की जनता लूट रही थी और परिवहन सेवा बंद होने से कई परिवार बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में बस चालक एवं अन्य स्टाफ के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी, जिनका कहना है कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम और आम आदमी यात्रियों का कहना है कि सरकार ने सही फैसला लिया है। इससे लोगों को फायदा मिलेगा और अच्छी सुविधा मिल सकेगी और जो लोगों को लुटा रहा था उस पर से लोग लूटने से बच सकेंगे। बहुत फायदा रहेगा, बहुत लाभदायक रहेंगी, सब वापस आ जाएंगी। कैसा लग रहा है? बहुत फायदा, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। सरकारी नियम से चलने वाली बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं। क्या कहेंगे सरकार के लिए? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं इन गाड़ियों का, जब आए कब नौकरी करें हम। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा जो कर रही है सरकार, बढ़िया कर रही है, ऐसे ही होना चाहिए। क्या कहेंगे? अगर रोडवेज बसें चले तो यात्रियों को सुविधा होगी, किराया कम लगेगा और जो लूट फूट से बचेंगे लोग। मनमाना किराया देना पड़ रहा है, मन मर्जी चल रही है। अगर रोडवेज बसें चल जाए तो बहुत सी सुविधा हो जाएगी लोगों को। जी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार के लिए ये नहीं कहना चाहते कि रोडवेज बस चलना चाहिए, अच्छा रहेगा बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम गुरु प्रताप सिंह। अभी कहाँ जा रहे हैं? मैं अशोकनगर जा रहा हूँ।
राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार एक शाला एक परिसर सीएम राइस कन्या माध्यमिक विद्यालय टांडा एवं बालक प्राथमिक विद्यालय टांडा पर नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025-26 आज जिला पंचायत सदस्य मुकाम सिंह अलावा के मुख्य अतिथि एवं ग्राम पंचायत टांडा की सरपंच वर्षा लकी ठाकुर की अध्यक्षता तथा नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जी राठौर, सागर पिपलाद, जन शिक्षक किशोर गारद एवं रुमाल सिंह जमरा, बालक प्राथमिक विद्यालय टांडा के अध्यक्ष राजू सोलंकी, मुकेश सोलंकी के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजन माल्यार्पण के बाद पधारे अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा प्रवेश उत्सव के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों को सर्वप्रथम कक्षा पहली में तिलक लगाकर पुस्तक वितरण करके प्रवेश दिया। मुख्य अतिथि अलावा जी द्वारा अपने उद्बोधन में प्रवेश उत्सव पर कहा कि शिक्षा अमूल्य धन है, पढ़ाई अवश्य करें। सरपंच महोदय द्वारा कहा गया एवं अन्य अतिथियों द्वारा प्रवेश उत्सव पर छात्र छात्राओं को निरंतर पढ़ने के लिए विद्यालय आने की बात कही। जन शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को शासन की योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाए। कार्यक्रम का संचालन उमेश ठाकुर ने किया। सर आज क्या प्रोग्राम था? मध्य प्रदेश शासन के योजना के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2025-26 नवीन शैक्षणिक सत्र, प्रवेशोत्सव, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण, समूह के द्वारा निःशुल्क मध्याह्न भोजन का प्रारंभ कर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर क्या नए प्रवेश कितने बच्चों को दिया गया? नवीन शैक्षणिक सत्र को लेकर प्रवेशोत्सव में कक्षा पहली में कुल 6 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया एवं कक्षा छठी में 4 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया।